दोपहर का समय था। रामपाल और प्रेमपाल नाम के दो व्यक्ति जो पेशे से व्यापारी थे, घने जंगल से होते हुए धौलपुर गांव की ओर अपने घोड़ों पर सवार होकर जा रहे थे। ना 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 डू 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 डू। अरे डू 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 डू, अपने घोड़े की रफ्तार तेज करना होगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है रामपाल। सुंदर जंगल के दृश्यों को देखते हुए आराम आराम से चलते हैं। ड ड ड ड ड। प्रेमपाल का चेहरा गंभीर हो गया। अरे रामपाल, तुम नहीं जानते हो, आजकल एक डाकू का आतंक बहुत ज्यादा है। अरे क्या तुमने सुना नहीं? पिछली बार ही हमारे गांव के किशन लाल नाम के एक व्यापारी को उस डाकू ने लूट लिया था। हाँ, अरे वो भी हम दोनों की तरह ही गल्ला बेचकर अपने गांव जा रहा था, बिल्कुल तुम्हारी तरह मस्त जंगल देखते हुए और गाना गुनगुनाते हुए। हाँ। अरे कहीं तुम उस डाकू की बात तो नहीं कर रहे जो न तलवार चलाता है और न भाला, लेकिन फिर भी बड़ी आसानी से केवल एक बांसुरी की धुन पर डकैती करके चला जाता है। अरे भाई, ये सब बकवास है, मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। अरे वास्तविक तौर पे सोचो, बांसुरी की धुन से कैसे डकैती हो जाएगी? हाँ, बांसुरी की धुन तो होती है आनंद के लिए। डा 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 डा। अगले ही पल पास के एक विशाल वृक्ष से एक नकाबपोश व्यक्ति निकलकर उनके सामने आकर खड़ा हो गया। हैं? अरे कौन हो तुम? आंखों से अंधे हो क्या, बेवकूफ कहीं के? मैं एक डाकू हूँ, डाकू। अपने घोड़े से उतरो। अरे उतरो। रामपाल और प्रेमपाल तुरंत अपने घोड़ों से उतर गए। अब सीधी तरह से तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मेरे हवाले कर दो। लाओ। दोनों व्यापारी चौंक गए। अब अरे देखो देखो देखो, तुम अकेले हो और हम दो आदमी हैं, और मुझे तुम्हारे पास कोई हथियार भी नजर नहीं आ रहा है। तुम हम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ। ये सुनकर नकाबपोश जोर से हंसा। अरे मूर्ख, तुम्हें लूटने के लिए मुझे किसी तलवार की आवश्यकता नहीं है, और रहा सवाल तुम्हारे पास जो धन है वो तुम अपनी खुशी से मुझे दे दोगे। नकाबपोश ने अपनी जेब से एक बांसुरी निकाली और उसे बजाने लगा। कुछ ही क्षणों में रामपाल और प्रेमपाल की आंखें शून्य में टिक गईं। वो दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए नकाबपोश के पास पहुंचे और अपनी अपनी जेब से धन की पोटलियां निकालकर उसे सौंप दी। कुछ देर बाद रामपाल और प्रेमपाल को होश आया। अरे अरे हम भी लुट गए। अरे रामपाल, हम भी लुट गए। अरे वो तो ठीक है, वो डाकू तो हमारे घोड़े तक ले गए। चलो चलो जल्दी से, हमें ये खबर गांव वालों को बतानी चाहिए। चलो। अरे कुछ ही देर में रामपाल और प्रेमपाल रोते हुए धौलपुर गांव की सीमा पर पहुंचे। उन्हें रोता हुआ देखकर गांव का मुखिया चौंक गया। अरे 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 अरे, प्रेमपाल और रामपाल, तुम दोनों रो क्यों रहे हो?
दोनों ने रोते रोते जंगल की सारी घटना सुना दी। ये सुनकर मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, न जाने इस डाकू का आतंक कब खत्म होगा। इसने तो पूरे गांव को कंगाल कर दिया है। कुछ ही देर में रामपाल और प्रेमपाल के लूटे जाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक सुंदर और परिश्रमी किसान अपनी बहन राधा के साथ रहता था। शाम के समय अर्जुन थका हारा खेत से घर लौटा। भैया, क्या आपको पता है, हमारे गांव के बड़े व्यापारी रामपाल और प्रेमपाल को वही बांसुरी वाला डाकू लूट कर ले गया। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। अरे न जाने हमारे गांव के मुखिया को कब अकल आएगी। सोचो, गांव में इतनी घटनाएं हो गई हैं, लेकिन अभी तक मुखिया जी ने महाराज से शिकायत तक नहीं की। सोचो भला। राधा गहरी सोच में डूब गई। मुखिया जी को लगता था कि शायद गांव वाले इस मुसीबत को अकेले सुलझा लेंगे, और फिर आप भी तो इस गांव का हिस्सा हैं भैया। आप मुखिया जी से बात क्यों नहीं करते? कल को अगला अंक हमारा ही हो। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। हाँ, तुम ठीक कहती हो। ठीक है, मैं कल सुबह ही मुखिया जी से इस बारे में बात करूंगा। ठीक है। अगले दिन अर्जुन सीधा मुखिया के पास पहुंचा। राम राम मुखिया जी। मुखिया जी, मैं क्या कहता हूं कि अब देखिए, वो डाकू हमारे गांव के न जाने कितने लोगों को लूट चुका है। मुझे लगता है कि हमें अब इस बात की खबर महाराज को दे देनी चाहिए। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन। और हाँ, केवल हमारे गांव के लोग ही क्यों, उस डाकू ने कई और गांवों के लोगों को लूटा है। सुनने में तो ये भी आया है कि जंगल में और भी यात्रियों को उसने लूटा है। चलो, हम केशव नगर राज्य चलते हैं और महाराज विक्रम को इस बारे में सूचना देते हैं। चलो। अर्जुन और गांव का मुखिया केशव नगर राज्य के महल की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वो दोनों राजमहल के राज दरबार में राजा विक्रम के सामने खड़े थे। कौन हो तुम दोनों? महाराज प्रणाम स्वीकार करें। मैं धौलपुर गांव का मुखिया हूं और ये मेरे गांव का रहने वाला युवक है। इसका नाम है अर्जुन। महाराज, हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने आए हैं आपको। दरअसल बात ये है महाराज कि इतना कहकर मुखिया ने सारी घटना राजा विक्रम को सुना दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रम और मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा विक्रम कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर अचानक जोर से हंसने लगा। तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए क्या कोई और नहीं मिला क्या? तुम सीधे महाराज की टांग खींचने आ गए। हमें मूर्ख समझा है क्या? है जो तुम हमें बेवकूफ बनाने के लिए चले आए? ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। ये आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? अगले ही पल राजा विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। जो तुम सुन रहे हो
मैं इस बकवास को हरगिज नहीं मानता। तुम ये कहना चाहते हो कि एक डाकू है जो ना अपने पास तलवार रखता है और ना ही कोई भाला रखता है, केवल एक बांसुरी रखता है, और जब वो बांसुरी बजाता है तो व्यक्ति स्वयं अपने पास रखा हुआ सारा धन उसे सौंप देता है और उस व्यक्ति को बाद में होश आता है कि वो लुट चुका है, हैं? जी महाराज, यही सत्य है। बकवास है ये, और दफा हो जाओ यहाँ से। हम इन बेकार के मामलों में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। आज हमारा मन खुश है, इसलिए हम तुम्हें सजा नहीं देते हैं। निकल जाओ यहाँ से। अर्जुन मुखिया के साथ चुपचाप महल से बाहर चला गया। कुछ देर बाद राजा विक्रम अपने कक्ष से उठकर सीधे अपनी पुत्री राजकुमारी वसुंधरा के कक्ष में गया। राजकुमारी वसुंधरा, आपको पता है कि पड़ोसी राज्य के राजा सूरज के साथ हमारी बरसों पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई है। हमने राजा सूरज के इकलौते पुत्र राजकुमार आदित्य का विवाह आपसे तय कर दिया है। और आज राजा सूरज अपने पुत्र राजकुमार आदित्य के साथ यहाँ पधारने वाले हैं। जी पिताजी, माँ ने मुझे बता दिया था। राजा विक्रम वहां से चला गया और महल के बाहर मंत्री के साथ राजा सूरज और उसके पुत्र का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रथ पर सवार होकर राजा सूरज अपने पुत्र राजकुमार आदित्य के साथ वहां पहुंचे। आओ 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 आओ, स्वागत है मेरे मित्र। आओ आओ आओ, तुम्हारा ही स्वागत करने के लिए न जाने कितनी देर से महल के द्वार पे खड़े हैं हम। राजा सूरज मुस्कुराया और अपने पुत्र के साथ महल के अंदर चला गया। कुछ देर औपचारिक बातचीत के बाद राजा सूरज ने कहा, अपनी पुत्री राजकुमारी वसुंधरा को बुलाओ। कुछ ही देर में राजकुमारी वसुंधरा वहां आ गई। राजा सूरज ने एक हीरे का हार निकालकर वसुंधरा को दिया। हमारे खानदान में वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है कि हम अपने महल में आने वाली दुल्हन को हीरे का हार भेंट करते हैं और विवाह के दिन राजकुमारी को ये हार पहनना होता है। इसीलिए इस हार को बहुत ही संभाल कर रखना। ये तुम्हारे विवाह वाले दिन पहनना है। हाँ, लो बेटा। वसुंधरा ने वो हार आदर पूर्वक ले लिया और अपने कक्ष में चली गई। कुछ देर बाद राजा सूरज अपने पुत्र राजकुमार आदित्य के साथ वहां से विदा हो गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक दिन राजकुमारी वसुंधरा ने उस हीरे के हार को अपने गले में पहना और आईने के सामने खड़ी हो गई। वाकई ये हीरे का हार बहुत ही सुंदर है, मुझ पर कितना जच रहा है। क्यों ना इस हार को पहनकर आज मैं जंगल की सैर के लिए जाऊं। इतना कहकर वो अपने पिता के पास गई। पिताजी, मैं इस हार को पहनकर राज्य का भ्रमण करना चाहती हूँ और कुछ देर जंगल की सैर करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, इस हार का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि राजा सूरज ये कहकर गया है कि तुम्हें इस हीरे के हार को विवाह वाले दिन पहनना होगा,
अगर ये गुम हो गया या खो गया तो राजा सूरज इसे अपना अपमान समझेगा, और अगर ऐसा हुआ तो कहीं हमारी बरसों पुरानी दुश्मनी जो कुछ समय पहले ही खत्म हुई है वो फिर से प्रारंभ ना हो जाए बेटा। पिताजी, मैं इस हीरे के हार का बहुत ख्याल रखूंगी। मैं अपने साथ 2 दासियों को ले जा रही हूँ। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए वसुंधरा को जाने की अनुमति दे दी। कुछ देर बाद राजकुमारी वसुंधरा अपनी 2 दासियों के साथ जंगल का भ्रमण कर रही थी। राजकुमारी वसुंधरा, हमें अब वापस चलना चाहिए। आप भूल गई कि महाराज ने कहा था कि शाम होने से पहले हमें लौटना है। अगले ही पल एक नकाबपोश व्यक्ति अचानक एक वृक्ष के पास से निकलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। दासियां भय से कांपने लगीं। कौन हो तुम? डाकू, जो तुम्हें लूटने के लिए आया है। ये सुनकर राजकुमारी वसुंधरा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? सब जानता हूँ राजकुमारी कि मैं इस वक्त एक राजकुमारी से बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम राजकुमारी हो या साधारण स्त्री। मैं एक डाकू हूँ और मेरा काम है लूटना, और मैं अपना काम करने आया हूँ। सीधी तरह से वो हीरे का हार जो तुमने अपने गले में पहना है मेरे हवाले कर दो। लाओ। डाकू की निर्भीक बात सुनकर राजकुमारी वसुंधरा का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने तुरंत अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। अगर हीरे का हार लेना है तो आओ, मुझसे मुकाबला करो और मुझे हराकर हीरे का हार ले जाओ। राजकुमारी, मैं थोड़ा अलग तरह का डाकू हूँ। मैं अपने साथ तलवार या भाला नहीं रखता। तुम्हारा हार लूटने के लिए मुझे तुमसे युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रुको। इतना कहकर उसने अपनी जेब से बांसुरी निकाली और बजाने लगा। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी और उसकी दोनों दासियां सम्मोहन की अवस्था में चली गईं। राजकुमारी वसुंधरा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए डाकू के पास पहुंची और अपने गले से हीरे का हार निकालकर उसके हाथों में सौंप दिया। डाकू दौड़ता हुआ ओझल हो गया। राजकुमारी और दासियों को होश आ गया। राजकुमारी, आपके गले का हार गायब है। राजकुमारी जी, हमें ये बात तुरंत महाराज को बतानी होगी। राजकुमारी अपनी दासियों के साथ तुरंत महल की ओर लौट गई। वसुंधरा, तुम्हारे गले का हार कहाँ गया? कहाँ है वो हार? वसुंधरा ने रोते हुए सारी घटना अपने पिता को बता दी। इसका मतलब धौलपुर गांव से जो 2 लोग आए थे वो बिल्कुल सत्य बोल रहे थे और मुझे उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए था। राजा विक्रम तुरंत मंत्री के पास गया और सारी घटना सुना दी। महाराज, ये तो बहुत ही बुरा हुआ महाराज। यदि राज्य में यह खबर फैल गई कि राजकुमारी वसुंधरा का हार भी वो डाकू लूट कर ले गए तो आपका सम्मान समाप्त तो हो जाएगा महाराज। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें धौलपुर गांव चलना चाहिए।
और वहीं से उस डाकू की तलाश शुरू करनी चाहिए। चलो। कुछ ही देर में राजा विक्रम अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ धौलपुर गांव पहुंचा। राजा को अपने गांव में देखकर मुखिया चौंक गया। देखिए, हमें क्षमा करिए मुखिया जी, हमने तुम्हारी बात पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना कहकर राजा ने सारी घटना मुखिया को बता दी। अरे, ये क्या बात कर रहे महाराज? उस डाकू ने राजकुमारी वसुंधरा तक को नहीं छोड़ा। हाँ, और हम उसे पकड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें उस डाकू के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए, बताओ। अब देखिए महाराज, उस डाकू के बारे में हमें कुछ खास जानकारी तो नहीं पता। बस इतना पता है कि वो अचानक आता है और लूटकर जंगल की गहराइयों में समा जाता है और लूटने के लिए ना तलवार, ना भाला, ना हथियार, बांसुरी की धुन का इस्तेमाल करता है। राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया। बांसुरी की धुन। मंत्री जी, हमारे मन में एक उपाय है। हाँ हाँ महाराज, बताइए कैसा उपाय? मंत्री जी, हम एक व्यापारी का भेष धारण करके जंगल में जाएंगे और हमें विश्वास है कि वो डाकू हमें लूटने के लिए अवश्य आएगा। बस आप और बाकी के कुछ सैनिक छिपकर हम पर नजर रखिएगा। जैसे ही वो प्रकट हो, तुरंत उसे दबोच लीजिएगा। आहा महाराज, ये उपाय तो बहुत ही जबरदस्त है। कुछ देर बाद राजा विक्रम ने एक साधारण व्यापारी का रूप धारण किया और जंगल की ओर चल पड़ा। मंत्री और सैनिक भी चुपके से उसके पीछे पीछे गए। राजा एक स्थान पर रुक गया और मंत्री तथा सैनिक वृक्षों के पीछे छिप गए। अचानक एक नकाबपोश वृक्ष के पास से निकलकर राजा के सामने आ गया। तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है, लाओ, वो मुझे दे दो। मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ मूर्ख। हम हैं राजा विक्रम, जो तुम्हें पकड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। इतना कहकर राजा ने ताली बजाई। वृक्षों के पीछे से सैनिक और मंत्री बाहर आ गए। नकाबपोश ने तुरंत अपनी बांसुरी निकाली और बजाने लगा। कुछ ही क्षणों में राजा विक्रम, मंत्री और सैनिक सम्मोहन की अवस्था में चले गए। उनकी आंखें निर्जीव हो गईं और उन्होंने अपनी इच्छा से अपना सारा सामान डाकू को सौंप दिया। डाकू सारा सामान लेकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। अरे कहाँ गया वो मंत्री जी? वो कहाँ गया? वो डाकू कहाँ गया? न जाने उसकी बांसुरी में कौन सा जादू था कि जैसे ही उसकी धुन हमारे कानों में पड़ी, हमें कुछ पता ही नहीं चला। राजा विक्रम निराश होकर मंत्री और सैनिकों के साथ धौलपुर गांव लौट आया और सारी घटना मुखिया को बता दी। कुछ ही देर में ये खबर पूरे धौलपुर गांव में आग की तरह फैल गई कि राज्य का राजा भी उस डाकू के हाथों लुट चुका है। शाम को जब अर्जुन खेत से वापस लौटा, राधा ने उसे सारी घटना बता दी। महाराज का लुट जाना ठीक नहीं है। दूसरे राज्यों में हमारे राज्य की बहुत बदनामी हो जाएगी। हमें महाराज की सहायता करनी चाहिए।
अरे तो हम कर भी क्या सकते हैं राधा। अब वो डाकू कौन है, कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, हमें से कोई जानता ही नहीं है। क्या कर लेंगे हम। इतना कहकर अर्जुन चारपाई पर लेट गया। अगले दिन अर्जुन खेत चला गया। राधा गांव में बने उन खेमों में पहुंची जहां राजा, मंत्री और सैनिक ठहरे हुए थे। राजा विक्रम मुखिया के पास बैठा था। महाराज, मुझे लगता है कि उस डाकू को हम युद्ध और बल द्वारा नहीं पकड़ सकते। हमें किसी साधु की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि वो डाकू मायावी तरीके से लोगों को लूटता है। उसके हाथ में एक बांसुरी है जिसमें शायद कोई जादू है। तुम सही कह रही हो। बहुत समय पहले जंगल में मुझे एक साधु महाराज मिले थे, जो बहुत पहुंचे हुए साधु थे। मुझे लगता है आपको उनसे सहायता मांगनी चाहिए। क्या तुम मुझे उन साधु महाराज के पास ले जा सकती हो? हाँ, ले जा सकती हूँ। कुछ ही देर में राधा राजा विक्रम और मंत्री को साधु के पास ले गई। राजा विक्रम ने साधु को सारी बात बताई। ठीक है। साधु ने मंत्रोच्चार किया। अगले ही पल वहां कुछ कड़े प्रकट हो गए। साधु ने वो कड़े राजा विक्रम को सौंप दिए। ये लो, जो भी इस कड़े को पहन लेगा उस पर किसी भी प्रकार के जादू का असर नहीं होगा। इस तरह से आप उस डाकू को आसानी से पकड़ सकते हैं। लीजिए। राजा विक्रम कड़े लेकर धौलपुर गांव लौट आया। मंत्री जी, इस बार तुम व्यापारी बनना और मैं वृक्ष के पीछे सैनिकों के साथ छिप जाऊंगा। वो डाकू जरूर आएगा, लेकिन इस कड़े के होते हुए उसका जादू किसी पर असर नहीं करेगा। ठीक है? हाँ महाराज, मैं और कुछ गांव वाले आपके साथ रहेंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। मंत्री व्यापारी का वेश धारण कर जंगल में पहुंचा। राजा विक्रम, सैनिक, मुखिया और कुछ गांव वाले वृक्षों के पीछे छिप गए। तभी नकाबपोश वहां आ धमका। तुम्हारे हाथ में जो कुछ भी है, लाओ, मुझे दे दो। कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। नकाबपोश ने तुरंत बांसुरी निकाली और बजाने लगा, लेकिन मंत्री मुस्कुराता रहा। अब तुम्हारी बांसुरी की जादुई धुन किसी काम की नहीं। ए डाकू, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। हाँ। नकाबपोश चौंक गया। वो भागने को हुआ ही था कि वृक्षों के पीछे से राजा विक्रम और सैनिक निकल आए। तेरा खेल खत्म हो गया। अपना नकाब खोल और अपना चेहरा दिखा। कौन है तू? नकाब उतारते ही सभी लोग स्तब्ध रह गए। हैं? तुम तो अर्जुन हो। भैया, आप? अरे अर्जुन, ये सब क्या है? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में सैकड़ों प्रश्न चल रहे होंगे। मेरे डाकू बनने की वजह कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रम। राजा विक्रम, तुम हो मेरे डाकू बनने की वजह। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास? अरे क्या तुम्हें सैनिक बलराम याद है?
याद है कि नहीं याद है? अब हाँ 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 हाँ, याद है। बरसों पहले उसने हमारे राजकोष से धन की चोरी की थी और हमने उसे अपमानित करके उसका मुंह काला करके महल से बाहर निकाल दिया था। ऐसे चोरों को हम भूल कैसे सकते हैं? बकवास, पूरी तरह से बकवास। मेरे पिता ने चोरी की ही नहीं थी। तुम्हारे किए गए अपमान को वो बेचारे सह नहीं पाए और उसी रात संसार छोड़ गए। उसी रात मैंने निर्णय लिया था कि मैं ऐसा डाकू बनूंगा जो सबकी नाक में दम कर देगा। अर्जुन अतीत में खो गया। 8 वर्षीय राधा गहरी नींद में सो रही थी। अर्जुन के पिता बलराम का चेहरा काला किया गया था। वो रोते हुए घर लौटे। अरे पिताजी, आपका चेहरा काला कैसे हो गया? बेटा, महाराज को मुझ पर शक है कि चोरी मैंने की है, लेकिन बेटा मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं जानता हूँ चोरी किसी और सैनिक ने की है, लेकिन आरोप मेरे ऊपर लगा दिया उसने। मेरी बात पर विश्वास नहीं किया गया। रात बीत गई। सुबह बलराम ने संसार को अलविदा कह दिया। अर्जुन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। मेरा नाम जादूगर डोंगा है। तुम अपने भीतर एक पीड़ा छुपाए हुए हो। अर्जुन ने सारी घटना उसे बताई। जादूगर ने उसे एक बांसुरी दी। जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बांसुरी का उपयोग करना। इसकी धुन सुनकर लोग सब कुछ भूल जाएंगे और तुम्हारी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। और फिर मैं डाकू बन गया। मैं जानता था तुम मुखिया की बात पर विश्वास नहीं करोगे। मैंने राजकुमारी का हार इसीलिए चुराया और तुम्हें भी लूटा। राधा फूट फूट कर रोने लगी। भैया, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि डाकू के पीछे आप हो। राजा विक्रम की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। अब हमें माफ कर दो अर्जुन, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हम तुम्हें बंदी नहीं बनाएंगे। तुम जो सजा देना चाहो हम वो सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय है? महाराज, क्यों ना राजकुमारी वसुंधरा का विवाह अर्जुन से कर दिया जाए। इस तरह आप अपने पाप का प्रायश्चित भी कर सकते हैं और अर्जुन का दुख भी कुछ कम हो सकता है। हाँ, स्वीकार है, हमें स्वीकार है। कुछ दिनों बाद अर्जुन और राजकुमारी वसुंधरा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। धौलपुर गांव और केशव नगर राज्य में खुशियां लौट आईं।